कहानी शुरू होती है एक यंग प्रोडिजी निक से। निक की जिंदगी एकदम परफेक्ट लगती है। ब्राइट फ्यूचर, एक ब्यूटीफुल गर्लफ्रेंड और एक सक्सेसफुल एडवेंचर पार्टी का हिस्सा, मतलब ड्रीम लाइफ चल रही थी उसकी। पर एक दिन सब कुछ पलट जाता है। निक एक ग्रैंड हॉल में खड़ा है। लीडर है आर्गस, एक स्ट्रॉन्ग वॉरियर जिसे निक हमेशा से रिस्पेक्ट करता आया था। आर्गस गुस्से में, निक तुम सेफिश हो। निक स्टन रह जाता है। निक, सेफिश? मैंने तो गैसों को सिर्फ माफ करने से मना किया था। उसने हमारा सारा हार्ड अर्न पैसा उठा के एक रैंडम लड़की के पीछे वेस्ट कर दिया और मैं गलत हूँ। आर्गस ठंडी आंखों से देखकर बोलता है, मुझे नहीं लगता तुम हमारे साथ चलोगे। मैंने बच्चे के टाइम तुम्हें अपनाया, ट्रेन किया और अब तुम्हें खुद अपनी जगह ढूंढनी होगी। और एक झटके में निक अपनी पार्टी से किक आउट कर दिया जाता है। पर फेट के पास और भी लात थी। निक जब हॉल से बाहर निकलता है तो उसकी सपोजली लविंग गर्लफ्रेंड उसका वेट कर रही होती है। गर्लफ्रेंड स्मिर्क करते हुए, बस कर निक, अब हमारा कहानी खत्म। मैं तुमसे बोर हो गई हूँ, तुमसे बेटर ऑप्शंस अवेलेबल हैं। और वह उसे डंप कर देती है। निक समझ ही नहीं पाता। सारे सपने एक दिन में बिखर गए। कुछ पल के लिए वह फ्लैशबैक करता है आर्गस के साथ लास्ट लड़ाई का, गैसों के पैसे चुराने का इशू। निक बस अपने पैर के एंगल से गिरती बारिश घूरता है। तभी एक नखून के बराबर सी जेंटल वॉइस उसके ऊपर से गुनगुनाती है, अगेट ब्लू हेयर्ड लड़की अम्ब्रेला लेकर, तुम स्ट्रीट डॉग जैसे लग रहे हो। निक स्लोली ऊपर देखता है। एक ब्लू हेयर्ड लड़की अम्ब्रेला लेकर खड़ी है, स्माइल करते हुए उसको एक टिकट देती है। अगेट, ये लो, मेरा आइडल कॉन्सर्ट का टिकट है, आओ। अगेट कैजुअल टोन में मुस्कुराती है, मैं अभी बस स्टार्ट कर रही हूँ, चीयर्स अप करना। वह अपना अम्ब्रेला उसके हाथ में दे देती है और खुद बारिश में भाग जाती है। निक उसके जाने के बाद एक ऑकवर्ड सी स्माइल करता है। थोड़ा दिन बाद वह कॉन्सर्ट अटेंड करता है। स्टेडियम में लाइट्स, चीयरिंग क्राउड और अगेट स्टेज पर परफॉर्म कर रही होती है। निक खुद का वक्त भूल जाता है। धीरे धीरे वह एक हार्डकोर आइडल ओताकू बन जाता है। सारा पैसा हमेशा अगेट की मर्चेंडाइज पे, पोस्टर्स, चेक फोटो, कॉन्सर्ट टिकट्स, लिटरली सब कुछ आइडल लाइफ को डेडिकेट कर देता है। एक दिन रियलाइज करता है पैसा तो खत्म हो गया, लेकिन अगेट के कॉन्सर्ट्स और आइडल लाइफ चलाते रहने के लिए उसको पैसा अर्न करना ही होगा। निक टैवर्न में सबसे सस्ती चीज ऑर्डर करता है, सिर्फ इसीलिए कि पेट न खाली रहे। उसकी आंखों के सामने दूसरे लोग हंसते, फ्रेंडशिप एंजॉय करते। तभी 3 एडवेंचर्स अंदर आते हैं और उसके टेबल पर जाकर बैठ जाते हैं। निक पहले तो सोचता है कि ये एक पार्टी है, पर एक सेकंड के अंदर ही रियलाइज हो जाता है, नहीं, इनमें से कोई एक दूसरे को बात भी नहीं कर रहा। ये सभी लोनर्स हैं। निक नजर डालता है अपनी टेबल वालों पे। एक मेज गर्ल, टियाना टाना, उसका क्रिस्टल स्टाफ और फ्लैशी कपड़े देखकर निक सोचता है कि ये जरूर नोबल फैमिली की है। फियर्स और एलिगेंट लुक है इसका। एक क्लेरिक जेन थोड़ा ड्रंक मूड में लगता है और कपड़ों से समझ आता है कि शायद चर्च से निकाल दिया गया है। एक ड्रैगन गर्ल, करण, डेड सीरियस फेस, स्टोन कोल्ड। वह स्माइल भी दिखाता है फ्रेंडली बनने के लिए, पर उसका फेस 1 इंच हिलता तक नहीं। जैसे ही इनके ड्रिंक्स आते हैं, निक थोड़ा ग्लूमी फील करते हुए अपना मग एक ही बार चक्कर टेबल पे स्लैम करता है। बाकी तीनों ने भी सेम टाइम पे अपना ड्रिंक स्लैम किया और लाउड आवाज में बोले, हम किसी पे विश्वास नहीं करते। और एकदम से सबके सब एक दूसरे की तरफ डेड शॉक स्टेयर लेकर देखते रह जाते हैं। तयाना बोली, मैं ताना हूँ। एक दिन मैंने अपनी लाइटनिंग मैजिक दिखाई, मेरे मास्टर ने तारीफ की, मैं बहुत खुश थी और अपने मंगेतर एलेक्स को बताने भागी, लेकिन वह लड़की लिन के साथ था। मैं खुश होकर अपनी सफलता बांट रही थी, पर एलेक्स ने मुझ पर इल्जाम लगाए कि मैं उसे स्कूल में धमकाती हूँ। फिर उसने मुझसे सगाई तोड़ी और लिन से शादी कर ली। यह सब देखकर मेरा दिल टूट गया। स्कूल खत्म होने के बाद मैंने नौकरी खोजनी शुरू की, लेकिन मेरी नोबिलिटी के कारण कोई मेरी नौकरी नहीं चाहता था। फिर मैं रेस्ट्रैक गई और पैसे लगाए, पर सब खो दिए। मैंने साथी खोजा, लेकिन मेरा कड़क लुक सभी को डराता था, इसलिए मैं अकेली टैवर्न में रह गई। निक चुपचाप सुन रहा था। फिर जेन ने अपनी कहानी बताई। मैं जेन हूँ। पहले एक छोटे शहर के चर्च में क्लेरिक था। मुरियल नाम की एक लड़की मेरी मदद करती थी। वह मुझसे प्यार करने लगी और मुझसे शादी का प्रस्ताव दिया। मैंने मना कर दिया क्योंकि मैं पुरोहित था। वो रोते हुए चली गई। कुछ दिन बाद मुझे झूठे आरोपों में जेल जाना पड़ा। जब बाहर आया तो लोग मुझे बदनाम करते। फिर एक महिला मिली जिसने मुझे एडवेंचरर बनने की सलाह दी। इसी वजह से मैं यहाँ हूँ। कुरन ने कहा, मेरा नाम कुरन है। जिसने मुझे धोखा दिया उसने मेरा कीमती सामान चुरा लिया। अब मैं किसी पर भरोसा नहीं करती। निक ने अपनी कहानी सुनाई। मेरी गर्लफ्रेंड क्लॉडीन ने मुझे धोखा दिया, बस अपना फायदा उठाया। अचानक निक जागा। उसका चेहरा जमीन से टिका था। वे सब उसी कमरे में थे। निक उठकर सबको जगाया और बाहर निकलना चाहा, लेकिन जिन्ना ने कहा, यह मेरा घर है, तुम्हें यहाँ से जाना होगा। निक बोला, ये सही है।
क्या हम इतना पैसा कमा पाएंगे कि बच सकें? हर किसी के पास जीवन में मकसद होता है, आइडल, खाना, जुआ या कुछ और। मैं अपनी जिंदगी के मकसद को महत्व देता हूँ। फिर बोला, आओ अपनी खुद की पार्टी बनाएं। सुबह चारों गिल्ड में गए और रिसेप्शनिस्ट को ऐसे देखा जैसे शिकायत करना चाहता हो। फिर एक बूढ़ी महिला आई, रिसेप्शनिस्ट को डांटा और निक को मास्टर्स ऑफ वॉर से पहचाना। उसने पार्टी के रजिस्ट्रेशन फॉर्म देखे और कुरन की तरफ देखा, जो प्रसिद्ध सर्वाइवर लड़की थी जिसने अकेले एक सी रैंक डंगोन से जिंदा वापसी की थी। उसने पूछा, पार्टी का नाम क्या होगा? निक ने गर्व से कहा, सर्वाइवर। सबने नाम की पुष्टि की और जोर से बुलाया। रजिस्ट्रेशन के बाद निक ने पार्टी के 3 नियम बताए। कभी भी किसी की हॉबी पर सवाल न उठाएं, पैसे की निगरानी हमेशा रखें, जो भी हो सबको जिंदा वापस आना होगा। उन्होंने फैसला किया कि पैसे की जिम्मेदारी सभी मिलकर संभालेंगे। निक बोला, अगर हम एक दूसरे को समझेंगे तो भरोसा बढ़ेगा। सब हंसने लगे और मस्ती करने लगे। जेन ने पूछा, तुम इतना पैसे को लेकर पैरानॉइड क्यों हो? निक बोला, मैं चाहता हूँ कि हम विश्वास भी करें और शक भी करें, तभी ध्यान रहेगा। वे मान गए कि वे फिर से विश्वास करना चाहते हैं, लेकिन फिलहाल सतर्क रहेंगे। फिर वे स्टिकी एक्वाडक्ट्स की ओर बढ़े, जो 3 लाबिरिंथ में से एक था और जहाँ अभी वे जी रैंक पर थे। निक ने बताया, यदि हम 2 डंगोन क्लियर कर लेते हैं तो F रैंक मिलेगा। ये नए एडवेंचरर्स के लिए प्रैक्टिस एरिया है। निक चलते हुए किसी चिकनी चीज पर पैर फिसला, लेकिन गिरा नहीं। उसने बताया, हमारा पहला शिकार एक छोटा स्लाइम है जो घास खा रहा है। सब बोले, कितना प्यारा है। निक ने समझाया, ये छोटा है लेकिन बड़ा होकर खेतों को नुकसान पहुंचा सकता है। उसने स्लाइम को कैसे हराया जाए ये दिखाया और उसका कोर निकाला। सभी क्रिस्टल इकट्ठे करना, क्योंकि इन्हें बाद में पैसे में बदला जा सकता है। रास्ते में जेन ने तैयाना को छेड़ा, क्या पार्टी ज्वाइन करना सिर्फ जुआ था? तैयाना ने विरोध किया और निक को बताया कि जेन उसका काम में दखल दे रहा है। निक मुस्कुराया और सोचा, शायद पार्टी बनाना सही फैसला था। जेन ने स्लाइम को मारते हुए कहा, जान लेना अजीब लगता है। सबने चर्चा की कि मॉन्स्टर्स हम पर क्यों हमला करते हैं, लेकिन कोई स्पष्ट जवाब नहीं मिला। निक ने कहा, सावधान रहो, स्लाइम तेज हो रहे हैं। तैयाना बोली, मैंने पहले ऑरक्स और गॉब्लिन्स मारे हैं, लेकिन वो फिसल गया। निक बोला, स्लाइम यहाँ चिपचिपा तरल छोड़ते हैं, जैसे केले के छिलके पर फिसलना। तैयाना गुस्से में आइसिकल डांस जादू करती है, लेकिन गलती से कुरन पर मार देती है। कुरन ने इसे अपनी तलवार से रोक दिया। तैयाना ने पूछा, क्या तुम ठीक हो? कुरन बोली, सावधान रहो, अगली बार गलती से तुम ही मारी जाओगी। यह घटना उनकी दोस्ती में दरार लेकर आई। कुछ समय बाद वे डंगोन की टॉप फ्लोर पर पहुंचे। निक सबको सतर्क रहने को कहता है। तभी जिन विशाल स्लाइम मॉन्स्टर देखता है, जो डंगोन का बॉस था। तैयाना उस पर अकेले हमला करती है, लेकिन गड़बड़ कर देती है। पार्टी नदी के किनारे जाकर अपने कपड़े धोती है। निक समझाता है कि बड़े स्लाइम जादू पर ऐसे प्रतिक्रिया करते हैं कि स्लाइम की चिपचिपी चारों ओर फैल जाती है। निक जेन से कहता है, तुम पीछे रहो, हम सबको बचाना। निक अपनी कवच उतारता है और अपनी ताकत और कमजोरियों के बारे में बताता है। अगर हम एक दूसरे को समझेंगे तो भरोसा बढ़ेगा। जेन की भी ताकत और कमजोरियां पता चलती हैं। तैयाना माफी मांगती है, कुरन छींकती है और आग की एक चिंगारी छोड़ती है, जो तैयाना को गर्माहट देती है। यह पल उनकी दोस्ती को सुधारता है। फिर वे गोब्लिन फॉरेस्ट की ओर बढ़ते हैं। निक समझाता है कि गोब्लिन्स तब तक कमजोर हैं जब तक वे पूरे झुंड में नहीं घिरे होते। अचानक एक गोब्लिन जेन पर हमला करता है, लेकिन जेन बच जाता है। निक झपटकर उसे मार देता है। फिर पार्टी को पूरी गोब्लिन सेना का सामना करना पड़ता है। तैयाना बताती है कि एक गोब्लिन के पास असामान्य रूप से अधिक जादू है। निक कहता है, शायद ये ओगर है, जो होबगॉब्लिन का विकसित रूप है। वे थोड़ी हिचकिचाहट के साथ आगे बढ़ते हैं। वे एक प्लान बनाते हैं जो मुख्य रूप से निक और करण पर निर्भर करता है, क्योंकि विकसित ओगर पर मैजिक काम नहीं करता। रास्ते में करण और चाना अपने ट्रस्ट इश्यूज फिर से उठाते हैं और अंत में एक दूसरे को एक और चांस देने पर राजी हो जाते हैं। अचानक करण को एक मॉन्स्टर का आभास होता है और वह तुरंत उसके पीछे दौड़ पड़ती है। बाकी सब भी उसके पीछे हो लेते हैं। जेड एक मैजिक बफ करता है, जिससे उनकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है और टाना अपने स्पेल से रास्ता साफ करती है। जैसे ही बैटल तेज होती है, बोलने वाला ओगर अपने अनुचरों को अटैक करने का आदेश देता है। करण के पैर कांपने लगते हैं, क्योंकि उसे फिर से टियाना पर भरोसा करना है और टियाना भी वही महसूस करती है। अंततः दोनों एक दूसरे पर भरोसा कर लेते हैं और मे अपना स्पेल करती है, जो करण के शरीर से बिना हानि पहुंचाए होकर गुजरता है और उसके रास्ते में आने वाले सभी गोब्लिनों को खत्म कर देता है।
उसी क्षण करण आगे बढ़ती है और अपनी फ्लेमिंग स्वॉर्ड से एक बड़ा सा फायर ड्रैगन स्ट्राइक करती है जो उस विशाल ओगर को गिरा देता है। युद्ध के बाद मिक गोब्लिनों के हॉर्न्स इकट्ठा करना शुरू करता है ताकि भुगतान का सबूत मिल सके और वह दूसरों से मदद मांगता है। जब करण एक हॉर्न अपने बैग में रखती है तो उसे एक पेंडेंट मिलता है जो उसके पुराने मेमोरी को जगा देता है और वह चुपचाप उदास हो जाती है। इसी बीच निक को एक और ओगर मिलता है जो शायद मिड एवोल्यूशन में है। अंत में जब वह हॉर्न निकालता है तो उसका हाथ फिसल जाता है। हॉर्न सीधा करण के पेंडेंट पर गिरता है और उसे क्रैक कर देता है। पेंडेंट टूटते ही उसके दिमाग में पुराने फ्लैशबैक का तूफान आ गया। उसने अपने आप को फर्श पर पड़ा देखा, बॉडी बिल्कुल लिम्प। उसके चेहरे पर एक बड़ा क्रीपी इंसेक्ट रेंग गया। उसकी सांसें रुक गई और वो दर्द से कराहती हुई झटके से उठ गई। उस फ्लैशबैक से बाहर आते ही करण बुरी तरह हिल चुकी थी। उसके हाथ में पेंडेंट के टूटे हुए टुकड़े अभी भी थे। उसके दिमाग में एक आवाज गूंज रही थी, ये सिर्फ सपना नहीं था, ये सच था। अगला सीन खुला। करण की मेमोरी उसे भीड़ भाड़ वाले मार्केट में ले गई। उसकी नजर एक सुंदर पेंडेंट पर टिक गई। एक लालची मर्चेंट ने उसे बेवकूफ बनाने की कोशिश की। जैसे ही करण वहाँ से निकलने लगी, मर्चेंट चिल्लाया, तुम जैसे ड्रैगन और मॉन्स्टर्स को संभल कर रहना चाहिए। तुमने मेरे सामान को डैमेज कर दिया है अपने गंदे पॉज से। अगर पैसे नहीं दिए तो मैं नाइट्स को बुला लूंगा। करण घबरा गई। उसी समय एक ब्लॉन्ड आदमी कैलियोस वहाँ आया। उसने शांति से कहा, मैंने कहा था ना, शॉपिंग करते वक्त मेरे साथ ही रहना। मर्चेंट चिल्लाता रहा, लेकिन कैलियोस ने पेंडेंट उठाया और मुस्कुराकर बोला, इसको स्क्रैच करो। अगर ये सच में डैमेज हुआ है तो मैं डबल पैसे दूंगा। करण ने पेंडेंट को स्क्रैच किया और तुरंत सच सामने आ गया। वो नकली था। सब हैरान रह गए। कैलियोस ने स्मूथ तरीके से असली पेंडेंट अपनी जेब से निकाला और करण को गिफ्ट कर दिया। उस दिन से करण के लिए कैलियोस किसी हीरो से कम नहीं लगा। उसके लिए ड्रैगोनियंस एक प्राउड रेस थे जिनका मकसद हीरो की मदद करना और दुनिया को बचाना था। इसी वजह से करण ने हर दिन कैलियोस की पार्टी के लिए खुद को समर्पित कर दिया। अगले दिन करण अपना ड्रैगन जैम पॉलिश कर रही थी जो उसे उसके फैमिली से विरासत में मिला था। तभी कैलियोस आया और बोला, तैयार हो, अपनी थिंग्स यहीं छोड़ दो, कोई इन्हें स्टील करने की हिम्मत नहीं करेगा। करण ने सिर हिलाया और कैलियोस के साथ निकल पड़ी। वो हमेशा दिल से खुश होती थी जब कैलियोस उसकी तारीफ करता था। कुछ देर बाद पार्टी एक बड़े बॉस स्नेक के सामने पहुंची। कैलियोस ने कहा, फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, बस उस मॉन्स्टर का ध्यान अपनी तरफ खींचो। करण ने बिना हिचकिचाए स्नेक पर चार्ज किया। उसने अपने शोल्डर से स्नेक के पॉट को हिट किया। स्नेक भड़क गया और पूरी तरह करण पर अटैक करने लगा। बाकी पार्टी तुरंत शामिल हो गई। करण ने कैलियोस से पूछा, ये इतना चमक क्यों रहा है? कैलियोस बार बार कहता रहा, बस ट्रस्ट करो और फोकस बनाए रखो। करण लगातार उसका नाम पुकारती रही जब तक कि स्नेक ने उसे अपनी कॉइल्स में जकड़ नहीं लिया। वो सांस लेने के लिए जूझती रही और जमीन पर आलू की बोरी की तरह गिर गई। कैलियोस और उसकी पार्टी ने लूट इकट्ठा की और हंसते हुए कहा, थैंक यू हमारी ड्रैगन गर्ल, परफेक्ट बाइट। करण की आंखें धीरे धीरे बंद हो गईं। आखिरी बार उसने देखा कि उसकी पार्टी बिना पीछे देखे उसे छोड़कर चली गई। बाद में करण किसी तरह अपने गुस्से और बदले की आग से उठी। उसके पास सिर्फ अपने पिता का दिया हुआ ड्रैगन जैम था जिसे उसने हमेशा संभाला था। वो वापस जाने की कोशिश करती रही लेकिन आखिरकार इनके सामने गिर गई। इनकीपर ने बताया, कैलियोस और उसकी पार्टी ने कहा तुम मर चुकी हो और उन्होंने वादा किया कि तुम्हारी सारी चीजें तुम्हारे परिवार को देंगे। करण ने कैलियोस का मुस्कुराता चेहरा याद किया। ट्रस्ट मी। उसका दिल टूट गया। कुछ वक्त बाद भूखी प्यासी करण एक टैवर्न में थी। उसने एक आदमी को देखा जो मजे से खाना खा रहा था। उसका नाम था फिफ्स। दिन में वो एक लेजेंडरी सोलो हंटर था और रात में फूड लवर। करण चुपके चुपके उसके पीछे घूमने लगी। उसे लगा फिफ्स उसे नहीं देख पा रहा, लेकिन वो देखता रहा और धीरे धीरे उसे हिंट्स देने लगा कि क्या खाना चाहिए। एक दिन करण ने उसका स्वॉर्ड बचाया और उसने सिर्फ थैंक यू कहा। करण ने दिल से उसका शुक्रिया अदा किया क्योंकि उसी ने उसे सिखाया था कि असली खाना कैसा लगता है। लेकिन अच्छा खाना खाने के लिए पैसे चाहिए थे और करण के पास पैसे नहीं थे। इसी दौरान वो गिल्ड पहुंची और धीरे धीरे बाकी लोगों से मिली। गिल्ड में करण धीरे धीरे सबसे मिलने लगी। वहीं निक एक नए पेंडेंट की तलाश कर रहा था, बिल्कुल करण के जैसे। लेकिन उसके दिमाग में ये और भी डरावना लग रहा था कि करण उस पर गुस्सा नहीं हुई। तभी अचानक पीछे से एक जानी पहचानी आवाज आई। ईगेट ने आवाज लगाई और बोली, वाह निक, अब तो तुम पहले जितने होमलेस नहीं लग रहे। वो दोनों एक फाउंटेन के पास बैठकर बातें करने लगे। ईगेट ने साफ कहा, सिर्फ नया पेंडेंट देकर माफी एक्सपेक्ट मत करो, लेकिन ठीक है, मेरी सेल्फिशनेस ही थी जिसने मुझे तुमसे मिलवाया। उसने हंसकर निक से कहा, कभी सोचा है शायद तुम खुद करण के लिए गिफ्ट बन जाओ? निक का दिमाग तुरंत गलत दिशा में चला गया।
लेकिन करण तब खुश थी क्योंकि वो मार्केट में गर्मा गर्म स्क्विड बॉल्स खा रही थी। उसने निक को भी जबरदस्ती मसालेदार डम्पलिंग्स खिलाए जिनके ऊपर जिंदा कीड़े रेंग रहे थे। निक लगभग मर ही गया था, लेकिन उसे खुशी थी कि करण मुस्कुरा रही थी। बाद में निक ने करण से पूछा, क्या पेंडेंट सच में तुम्हारे लिए इतना मायने रखता था? करण ने शांति से जवाब दिया, अब उसकी चिंता मत करो। सच कहूँ तो मुझे अब हल्का लग रहा है, जैसे मेरे कंधों से बोझ उतर गया हो। गिल्ड में पार्टी का छोटा सा मिलन चल रहा था, तभी एक कैट गर्ल आई और उन्हें पीछे ले गई। वहाँ एक बूढ़ी औरत ने उन्हें नया क्वेस्ट दिया, लेबिरिंथ ऑफ बॉन्ड से एक लेजेंडरी आर्टिफैक्ट लाना। उसने कहा, कजुना ब्लेड नाम की तलवार है, हर कोशिश पर तुम्हें इनाम मिलेगा, चाहे फेल ही क्यों न हो जाओ। निक शक में था। उसने औरत से हर डिटेल लिखकर देने को कहा ताकि बाद में धोखा न हो। सब तय होने के बाद पार्टी डंजन की ओर निकल पड़ी। लेबिरिंथ के अंदर सबको उसका डिजाइन देखकर हैरानी हुई। जेड्स ने कहा, ये तो साइंटिफिकली एडवांस्ड है, लेकिन निक ने सबको टोका, फालतू बातें बंद करो, ध्यान दो, छुपे हुए रास्ते हो सकते हैं। जैसे ही वो आगे बढ़े एक डेड एंड आया। निक ने लैंप्स देखे और कहा, ये रेड होने चाहिए थे, ग्रीन क्यों है? यहाँ कुछ छुपा है। वो आगे बढ़ा और एक सीक्रेट डोर खुल गया। अंदर एक डार्क हॉल था जिसमें टैंक्स लाइन में लगे थे। बीच में एक पेडेस्टल पर टूटी फूटी तलवार रखी थी। अचानक लाइट्स ऑन हुई और एक बूढ़ी आवाज ने कहा, हीरोज तुम्हें बधाई। निक तलवार को गौर से देख रहा था। टाना टियाना ने कहा, ये शायद मैजिक स्वॉर्ड है। निक हंसा, ये तो कचरा है, मेरी वाइफू से भी घटिया। तलवार भड़क गई और बोली, मैं ही वो कजुना हूँ जिसकी तुम तलाश कर रहे हो। सब शॉक्ड रह गए। तलवार ने कहा, मैं प्रोटोटाइप हूँ, गिल्ड ने मुझे यहाँ सील कर दिया ताकि कोई मुझे पा न सके। निक बोला, ठीक है, लेकिन मैं पैसों को भी समझता हूँ। तलवार रोने लगी, कृपया मुझे मत बेचो, मैं साथी चाहता हूँ। इतना कहते ही एक मशीन गड़गड़ाने लगी और अचानक एक विशाल गूस लाइम मॉन्स्टर सामने आ गया। सब हिल गए। उसकी पूरी बॉडी चिपचिपे नैनो मशीनस से बनी थी। कजुना तलवार की आवाज आई, निक सिर्फ मेरी पावर से ही तुम इसे हरा सकते हो, वरना तुम सब खत्म हो जाओगे। टाना और जेड अपनी पूरी कोशिश कर रहे थे। टाना ने आइस मैजिक से स्लाइम को फ्रीज करने की कोशिश की। जेड ने स्ट्रॉन्ग स्पेल्स डाले, लेकिन हर वॉर बेकार जा रहा था। करण बहादुरी से आगे बढ़ी और तलवार से मॉन्स्टर पर वार किया, पर स्लाइम ने उसकी ही तरफ आइसिकल्स रिफ्लेक्ट कर दिए। करण सीधा जमीन पर गिरी और दर्द से कराहने लगी। निक चीखता हुआ उसकी तरफ भागा। उसने बाकी सबको कहा, भागो, मैं इसे रोकता हूँ। वो जानता था कि उसकी तलवार स्लाइम पर असर नहीं डाल रही, फिर भी वो लगातार वार करता रहा ताकि उसके दोस्तों को भागने का समय मिले। तभी कजुना फिर बोला, मेरी यूनियन पावर यूज करो। करण को इमेजिन करो और यूनियन बोलो। निक ने आंखें बंद की, करण को याद किया और चिल्लाया, यूनियन। एक तेज रोशनी फूटी, उसकी तलवार चमकी, लेकिन अचानक सब वैनिश हो गया। झूठी तलवार, तूने धोखा दिया। निक गरजा। स्लाइम ने गुस्से में उसे पकड़कर पूरी ताकत से नीचे दे मारा। निक गोल्फ बॉल की तरह गड्ढे में जा गिरा। ऊपर टाना और जेड बचे हुए थे। टाना ने कहा, हमें इसे रोकना होगा वरना निक मर जाएगा। दोनों ने स्लाइम को फ्रीज कर दिया और करण को मौका मिला। उसने बिना हिचकिचाए उस गड्ढे में छलांग लगा दी। नीचे निक दर्द से कराह रहा था। उसकी पसलियां टूट चुकी थीं। उसने करण को देखा और कमजोर आवाज में कहा, भाग जाओ, मुझे यहीं छोड़ दो। करण गुस्से से चीखी, ये बेकार है, अगर हम सब घर वापस नहीं जाते मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाली। निक ने शर्मिंदा होकर कहा, माफ करना करण, मैंने तुम्हारा पेंडेंट तोड़ दिया। करण की आंखें थोड़ी गीली हो गईं। उसने कहा, वो पेंडेंट मुझे मेरे पुराने लीडर ने दिया था, उसने मुझे धोखा दिया, लेकिन फिर भी मैं उसे फेंक नहीं पाई। मैं उम्मीद करती थी शायद वो लौट आए। उसने गहरी सांस ली और मुस्कुराकर बोली, लेकिन अब मुझे परवाह नहीं। मेरे लिए कीमती लोग वही हैं जो अभी मेरे साथ हैं। मैं खुश हूँ कि वो पेंडेंट टूट गया। निक ने पहली बार उसकी मुस्कान को सच में देखा। उसी वक्त कजुना तलवार फिर गूंजी। निक, अब यूनियन करो, करण के साथ मिलो। निक ने करण का हाथ थामा। दोनों ने मिलकर यूनियन बोला। ऊपर अचानक एक तेज ब्लास्ट हुआ। चमकदार रोशनी ने पूरा डंजन हिला दिया। निक और करण की फ्यूजन फॉर्म बाहर आई। उनका रूप बदल चुका था। दोनों मिलकर एक हीरोइक वॉरियर की तरह खड़े थे। कजुना की आवाज आई, अब उसकी कोर को टारगेट करो, यही उसका कमजोर हिस्सा है। फ्यूजन निक ने तलवार उठाई। वो अब एक विशाल चमकदार ब्लेड बन चुकी थी। उसने पूरी ताकत से स्लाइम पर वॉर किया। पूरी बॉडी रोशनी से भर गई और स्लाइम का कोर फट गया।
लेकिन जैसे ही सब शांत हुआ, निक और करण गिर पड़े। उनका फ्यूजन टूट गया। गिल्ड वापस पहुंचकर उन्होंने तलवार कजुना को, बूढ़ी औरत और कैटगर्ल को दिखाया। औरत अनइम्प्रेस्ड होकर बोली, बस ये थोड़ा अंडरवेलमिंग है, लेकिन उसने इनाम देने का वादा किया। तभी पीछे से एक छोटा सफेद बालों वाला लड़का आया। उसने मुस्कुराकर कहा, मैं ही हूँ कजुना, स्वॉर्ड ऑफ बॉन्ड्स। सब दंग रह गए। बाद में कजुना मजाक उड़ाते हुए बोला, मैंने तो जस्टिस के नाम पर साथ दिया, लेकिन सच कहूँ तो मुझे तो अपनी लाइफ बचानी थी। निक ने चिढ़कर कहा, तू सच में एक परेशान करने वाला ब्लेड है। कुछ दिनों बाद पार्टी आराम कर रही थी। निक ने पैसे टेबल पर फैला दिए। सब खुश होकर प्लान बनाने लगे कि इन पैसों से क्या करेंगे। कजुना कंफ्यूज हो गया, मैं किसके साथ जाऊं, कौन मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा। निक हंसकर बोला, हमारे ग्रुप का पहला रूल है, एक दूसरे के फन टाइम में दखल मत दो। अगले दिन कजुना ने तियाना के कमरे में नेचर की तारीफ शुरू कर दी। उसकी बात सुनकर सब हंस पड़े। तियाना ने एक इग्निटर निकाला। कजुना ने उत्साहित होकर उसकी तारीफ की। इधर करण सुबह उठी और निक भी, लेकिन निक को एक डरावना सपना आया, उसकी पुरानी प्रेमिका क्लॉडीन का। वो पसीने से तरबतर उठ बैठा। कजुना हंसकर बोला, लगता है मैंने तेरे सपने में भी एंट्री मार दी। निक ने आंखें घुमाई। पार्टी एक नए आइस डंजन में पहुंची। वहां उन्होंने एक रजातू ओगर देखा। सबने टेलीपैथी से कम्युनिकेशन शुरू किया, लेकिन कजुना फिर भी चीखता हुआ सीधा अटैक करने भागा। उसने अपनी नई मूव दिखाई, पैरालल। उसने अपनी कई कॉपीज बना डाली। सब हैरान रह गए। टाना बोली, ये तो चीटिंग है। निक ने कहा, आपको जिसने, कोई बात नहीं, जब तक ये हमारी साइड में है। ठीक है। कजुना ने फिर यूनियन यूज करने का आइडिया दिया, लेकिन निक ने मना कर दिया। हर बार यूनियन के बाद हम गिर जाते हैं, इतना रिस्क नहीं ले सकते। करण का ध्यान हमेशा खाने पर था। एक फूड कोर्ट में वो ढेर सारा खाना देख रही थी। निक ने मजाक उड़ाया, तुम ही हो जो हमारा बजट उड़ाती हो। करण ने तुरंत जवाब दिया, रूल नंबर 1 याद है, सर्वाइवर्स एक दूसरे के मजे में टांग नहीं अड़ाते। निक चुप हो गया। तभी उसकी नजर क्लॉडीन पर पड़ी। वो किसी नए लड़के को धोखा दे रही थी। निक ने तुरंत उसकी पोल खोल दी और उस लड़के को सच्चाई बता दी। क्लॉडीन गुस्से से फट पड़ी। उसने निक पर जूस फेंका। निक ने ठंडे दिमाग से कहा, तेरी माँ कैसी है? वो और भी भड़क गई और अपने नए साथी लायन लियोन को बुला लाई। लायन ने निक को बाहर आकर फाइट करने की चुनौती दी। निक और लायन दोनों गिल्ड से बाहर निकले। भीड़ में सबकी नजर उन पर थी। लायन ने गुर्राकर कहा, चलो देख ले कौन असली टाइगर है। लायन बोला, थैंक यू निक, तूने आखिरकार क्लॉडीन की नौटंकी बंद कराई। सच कहूँ तो मैंने उसे बहुत यूज कर लिया है। अब वो मेरे काम की नहीं रही। उसके पीछे दुश्मनों की भीड़ है। तू चाहे तो उसे रख ले। निक ने पहले गुस्से से देखा, लेकिन फिर अचानक पागलों की तरह हंस पड़ा। लायन को लगा शायद दोनों एक जैसे हैं, लेकिन तभी निक ने बिजली की तेजी से मुक्का मारा और लायन सीधा जमीन पर गिर पड़ा। फाइट शुरू हुई, लेकिन कुछ ही सेकंड में खत्म हो गई। लायन निक के सामने टिक ही नहीं पाया। हाँ, मुझे भी पैसे चाहिए, लेकिन अगर दोस्तों को धोखा देकर मिले तो ऐसे पैसे बेमानी है। तभी पीछे से एक और आदमी आया। उसने विंड अटैक से निक को पीछे धकेल दिया, लेकिन जैसे ही वो शेखी बगार रहा था, करण ने अचानक पीछे से धावा बोला और उसे सीधा धराशायी कर दिया। इतना होते ही गिल्ड की औरत विल्मा वहां पहुंची। उसने हालात संभाले और कहा, अब ये मामला मैथ्स बेस्ड बैटल से सॉल्व होगा। सब चौंक गए। उसने समझाया, 10 राउंड होंगे, हर राउंड में मैथ्स प्रॉब्लम्स होंगी। जो पहले हल करेगा उसे अटैक करने का मौका मिलेगा। करण का चेहरा सफेद पड़ गया। वो बुदबुदाई, मैथ्स, ये तो मेरे लिए डेथ सेंटेंस है। क्लॉडीन ने ताना मारा, अरे ये तो बच्चों के सवाल जैसे हैं, तू तो पहली लाइन में ही फेल हो जाएगी। अगले दिन कंपटीशन शुरू हुआ। कैटगर्ल ने शीट्स बांटी। करण ने हिम्मत करके पहला सवाल हल किया और जल्दी सबमिट कर दिया, लेकिन क्लॉडीन का स्कोर आया लगभग परफेक्ट। करण पीछे रह गई। निक को पेनाल्टी हिट मिला। लायन ने मुक्का मारा, लेकिन निक मुस्कुराया, टेंशन मत लो करण, तू अब पहले से कहीं ज्यादा स्मार्ट है। मैं 20 मुक्के खा लूंगा, लेकिन तुझ पर भरोसा नहीं छोड़ूंगा। करण की आंखें चमक उठी। उसने क्लॉडीन की ओर देखकर कहा, तेरी बकवास अब काम नहीं करेगी, ये राउंड मैं जीतूंगी। अगले राउंड शुरू हुए। करण फोकस्ड रही, लेकिन क्लॉडीन चीटिंग कर रही थी। उसकी टीम ने थॉट जेम्स से उसे आंसर भेजने शुरू कर दिए। टाना ने ध्यान से देखा और सही टाइम पर चीट पकड़ ली। उसने सबूत दिखाया और गार्ड्स ने क्लॉडीन और उसके साथियों को पकड़ लिया। क्लॉडीन रोते हुए बोली, मुझे मत जज करो, मेरी लाइफ बहुत मुश्किल रही है, मैंने बस जीने के लिए ये सब किया। करण ने सख्ती से जवाब दिया, हर किसी को मौका मिलता है बदलने का।
तूने सिर्फ लोगों का भरोसा तोड़ा। उस रात पार्टी ने जश्न मनाया। करण अब सबकी नजर में मैथ्स क्वीन थी। इधर लायन अपनी सेल में बैठा था। उसने अपने भाई बिशॉट को याद किया, जो कभी उनकी सिल्वर टाइगर्स टीम का जीनियस लीडर था, वही जिसने उन्हें मशहूर डंजन जीताकर नाम दिलाया था। लेकिन उसका ओवर कॉन्फिडेंस उसे जल्दी ले गया। लायन इंसानों से नफरत करने लगा था। तभी उसके पास एक गार्ड आया और बोला, तेरे पास जो खजाना है उसकी जगह बता, वरना जान चली जाएगी। लायन ने हंसकर कहा, तुम्हें कैसे पता चला? उसने अपनी सबसे डेंजरस चीज बाहर निकाली, स्वॉर्ड ऑफ एवोल्यूशन। उस तलवार ने उसकी जंजीरें काट दी और पूछा, अब बताओ किसे मारना है? लायन ने बिना हिचके कहा, निक। निक और उसकी पार्टी उस वक्त कैसीनो में थे। करण गेम्स खेल रही थी और जीती भी। तभी पूरा कैसीनो हिला। दरवाजे तोड़ते हुए लायन अंदर घुस आया। अब वो इंसान नहीं रहा था, बल्कि एक राक्षस बन चुका था। उसकी आंखों में बस नफरत थी। उसने गुर्राकर कहा, निक कहाँ है? आज सब खत्म होगा। निक सामने आया। कजुना उठा, ये तो मेरी दुश्मन तलवार की पावर है, स्वॉर्ड ऑफ एवोल्यूशन। दोनों तलवारों की पुरानी राइवलरी फिर जिंदा हो गई। कजुना की आवाज गूंजी, ये स्वॉर्ड ऑफ एवोल्यूशन का असर है। ये तलवार अपने यूजर को निगल लेती है, उसके शरीर और दिमाग दोनों को। निक आगे बढ़ा और बोला, तो फिर आज इसकी स्टोरी का एंड करना पड़ेगा। लायन ने बिना देरी किए अपने पंजे से पूरा कैसीनो तोड़ना शुरू कर दिया। टेबल्स, मशीनें सब उड़ गए। लोग चिल्लाते हुए भागने लगे। करण सीधा उसके सामने आ खड़ी हुई। अगर तुझे निक तक पहुंचना है, पहले मुझे पार करना होगा। लायन ने गुस्से में उसकी तरफ पंजा घुमाया। करण ने तलवार से ब्लॉक किया, लेकिन जमीन दरक गई। निक ने चिल्लाकर कहा, सब बाहर निकलो, इसे मैं रोकूंगा। अगर इसे कंट्रोल न किया तो ये पूरा शहर बर्बाद कर देगा। निक दांत भींच कर बोला, तो हमें यूनियन करनी होगी। करण उसकी तरफ देख रही थी। उसने सिर हिलाया। दोनों ने हाथ थामे और बोले, यूनियन। एक तेज रोशनी फैली और दोनों फिर से फ्यूज हो गए। ये आखिरी बार है। उसने पूरी ताकत से वार किया। रोशनी ने पूरे कैसीनो को भर दिया। लायन चीखता रहा, लेकिन अंततः उसकी कोर चकनाचूर हो गई। लियोन को वापस जेल भेज दिया गया था। अचानक निक उससे मिलने आया और उसे ह्यूमन ट्रस्ट के बारे में एडवाइस दी। अगले दिन निक वर्कआउट कर रहा था, तभी उसे अगेट की आवाज सुनाई दी। अगेट चुपके से निक के पीछे आ गई और उसे थोड़ा टीज किया। उसके बाद वो दोनों चैट करने लगे, क्योंकि अगेट ने आइडल की लाइफ से रिटायर कर लिया था। निक ने उसे बताया कि वो उसका लॉयल फैन है और खुश है कि अगेट ने उसे आइडल वर्ल्ड दिखाया। उसके बाद अगेट अपने बॉयफ्रेंड के क्लब में सिंगर के रूप में दिखाई दी। क्लब में कोई गेस्ट नहीं थे। तभी एक आदमी आया जिसने अगेट की सिंगिंग सुनी। वो आदमी प्रोड्यूसर था, जिसका नाम जोसेफ कोलमैन था। उसे अगेट की सिंगिंग बहुत पसंद आई और वो उसे केस में आइडल बनाना चाहता था। तभी उसका फ्रेंड डैनी, जो क्लब का ओनर भी था, वहाँ आया। वो जोसेफ कोलमैन को भगा देना चाहता था, लेकिन जोसेफ ने कहा कि वो अगेट को स्टार बना सकता है और वो बहुत पैसे कमा सकती है। जोसेफ ने अगेट को एक कॉन्सर्ट का इनविटेशन दिया। अगेट 2 और औरतों के साथ कॉन्सर्ट में गई। जब कॉन्सर्ट शुरू हुआ तो सब आइडल को देखकर अमेज्ड हो गए। इसके बाद अगेट आइडल बन गई और उसने उन 2 औरतों से फिर मुलाकात की। वो तीनों फ्रेंड्स बन गई और अगेट ने उनके साथ आइडल लाइफ का मजा लिया। कुछ समय बाद अगेट और उसके बॉयफ्रेंड डैनी का रिलेशनशिप बिगड़ने लगा, क्योंकि डैनी उससे पैसे उधार लेने लगा। वो उससे झूठ बोलता और उसे सिर्फ मनी सोर्स समझता ताकि अपनी गैम्बलिंग फाइनेंस कर सके। अगेट इस रिलेशनशिप से सैड थी, लेकिन वो ब्रेकअप करना चाहती थी। कुछ दिन बाद अगेट रेस्टोरेंट में थी और उसने सुना कि निक को क्लॉडी ने स्कैम करके डंप कर दिया। निक का सैड चेहरा देखकर अगेट को बुरा लगा। यही उनका फर्स्ट मीट था। अगेट भी उसी सिचुएशन में थी, क्योंकि डैनी भी उसे सिर्फ मनी सोर्स की तरह यूज कर रहा था। फिर वो लोग कैसीनो में थे, जहां अगेट को एक गॉडेस मिली। उस दिन की इवेंट से अगेट ने करेज जुटाया और अपने बॉयफ्रेंड डैनी से ब्रेकअप कर लिया। अगले दिन प्रोड्यूसर कोलमैन ने उसकी हेल्प की और डैनी के सारे डेब्ट्स पे कर दिए और कंडीशन रखी कि डैनी को कॉन्ट्रैक्ट साइन करना होगा कि वो अगेट की लाइफ से हमेशा के लिए दूर रहेगा। अगेट ने डैनी से ब्रेकअप फाइनल कर दिया। पहले डैनी को यकीन नहीं हुआ कि अगेट ने रिलेशनशिप खत्म कर दी। अगेट ने सब कुछ समझाया और ब्रेकअप के रीजन बताए। अचानक डैनी हंसने लगा और अगेट ने उसे फ्यूचर के लिए गुड लक विश किया और ये भी कहा कि वो चाहेगी कि वो गैम्बलिंग छोड़ दे। डैनी रूम से चला गया और अगेट ने अपने प्रोड्यूसर को हेल्प के लिए थैंक्स कहा। कुछ दिन बाद अगेट फिर आइडल बनकर आई और उसके फैंस ने उसका ग्रैंड कमबैक सेलिब्रेट किया। उसने वो सॉन्ग गाया जो उसने कैसीनो में मिली गॉडेस को डेडिकेट किया था। निक फिर से अगेट के कॉन्सर्ट में आया एक फैन की तरह, जो उस सॉन्ग से बहुत खुश था। कुछ दिन बाद निक की मुलाकात फिर से अगेट से हुई। वो छुपी हुई थी और फिर से निक को ट्रिक करना चाहती थी, जैसे पिछली बार किया था। उसके बाद उसने निक को थैंक्स कहा और बोला कि वो खुश है कि उसकी मुलाकात निक से बारिश में हुई थी। आने वाले दिनों में काजुना ने एक मैगजीन पढ़ी जिसमें एक फैंटम के बारे में लिखा था, जिसका नाम था स्टेपिंग मैन। उस मैगजीन में लिखा था कि स्टेपिंग मैन रात में बच्चों को किडनैप करता है और हवा में जंप कर सकता है। निक ने कहा कि काजुना को हर चीज गाड़ी करता है,
पर विश्वास नहीं करना चाहिए जो मैगजीन में लिखा हो। अचानक एक औरत आई जिसका नाम ओलिविया था, जिसने वो आर्टिकल लिखा था। काजुना उसका सबसे बड़ा फैन था और वो ऑनर्ड फील कर रही थी कि उसे उसके आर्टिकल्स पसंद हैं। फिर उसने खुद को एक एनर्जेटिक एडवेंचरस और रिपोर्टर के रूप में इंट्रोड्यूस किया। जैसे ही रात हुई, जेम शराब पीकर घर जा रहा था और उसने एक किडनैपिंग देखी। वहीं निक और काजुना एक अगेट आइडल कॉन्सर्ट में थे और निक कॉन्सर्ट का बहुत मजा ले रहा था। अचानक काजुना को महसूस हुआ कि जेम खतरे में है। वो तुरंत दौड़कर जेम के पास पहुंचे और निक को यकीन नहीं हुआ कि उसका दोस्त एक इनविजिबल स्टेपिंग मैन के अटैक में है। निक कुछ नहीं कर पा रहा था क्योंकि दुश्मन इनविजिबल था, लेकिन काजुना आसानी से उसकी लोकेशन सेंस कर पा रहा था और उसने अटैक करने की कोशिश की। स्टेपिंग मैन ने काउंटर अटैक किया और भागने में सफल रहा। फिर भी वो लोग लड़की को बचाने में कामयाब रहे और उसे तुरंत सेफ प्लेस पर ले गए। उसके बाद निक को पता चला कि रेना की मां ने स्टेपिंग मैन को पकड़ने की कोशिश की थी, लेकिन फाइट में वो चोटिल हो गई और हॉस्पिटल में थी। किसी को यकीन नहीं था कि स्टेपिंग मैन वाकई में है। असल में रेना बाहर इसलिए थी ताकि वो अपनी मां को प्रूव कर सके। फिर जेम ने रेना को हिम्मत दी कि स्टेपिंग मैन सच में है, क्योंकि उन्होंने खुद देखा था। रेना ने पूछा कि क्या वो उसकी स्टूडेंट बन सकती है। जेम ने कहा कि 15 साल बाद वो उसकी अप्रेंटिस बन सकती है। इस बीच निक और एक और औरत ने कोशिश की कि रेना को जेम से दूर रखें, क्योंकि उन्हें जेम के ट्रेजिक पास्ट के बारे में पता था। अगले दिन सर्वाइवर्स ने स्टेपिंग मैन के बारे में रिसर्च की और फिर उन्होंने बाउंटी हंटर बनने का डिसीजन लिया ताकि उन्हें और जानकारी मिल सके। जैसे ही उन्होंने पहला असाइनमेंट चुना, एक बाउंटी हंटर ने उनकी बात सुन ली और उनका मजाक उड़ाया। दूसरा बाउंटी हंटर बेट लगाने लगा कि ये सर्वाइवर्स फेल हो जाएंगे। तभी टियाना ने एक बड़ा अमाउंट लगाकर बेट लगाई कि ये लोग मिशन पूरा करेंगे और हेल नाम इसके बैंडिट को पकड़ेंगे। फिर वो लोग स्लम्स में गए क्योंकि उन्हें जानकारी मिली कि हेल वहीं है। उन्होंने उसे एक अबैंडन्ड हाउस में पाया, लेकिन वो भागने की कोशिश करने लगा। तभी काजुना ने उसे रोक लिया। जब हेल अरेस्ट हुआ तो डॉक्टर नालगावा आया, जो एक प्रीस्ट था और हेल का इलाज कर रहा था क्योंकि उसे येलो डेमन सिकनेस थी। निक को पता चला कि स्लम्स का रूल है कि बेडरूम सेफ जोन होते हैं। निक ने समझाया कि हेल के सिर पर बाउंटी है और प्रीस्ट नालगावा सर्वाइवर्स के साथ कोऑपरेट कर रहा था। काजुना ने डॉक्टर से पूछा कि क्या उसके पास स्टेपिंग मैन के बारे में कोई जानकारी है। तभी हेल हंसने लगा और कहा कि स्लम्स में बच्चों का गायब होना आम बात है। उसने ये भी बताया कि उसने एक रिपोर्टर को बच्चों को कैंडी देते देखा है। इस तरह सर्वाइवर्स ने अपना पहला असाइनमेंट पूरा किया और टियाना बेट जीत गई। उसने जीते हुए पैसे से सबको पब में ड्रिंक्स पिलाई। अगले दिन उन्हें स्टेपिंग मैन के बारे में और जानकारी मिली। निक ने नोटिस किया कि रिपोर्टर ओलिविया रेना को कैंडी दे रही है। निक को शक हुआ कि कहीं वो ही टारगेट तो नहीं। उन्होंने ओलिविया को इंट्रोगेट किया, लेकिन उसने अजीब बिहेव किया और जब निक ने उसकी असली आइडेंटिटी पूछी तो उसने अपनी पावर से पब का सीलिंग तोड़कर भाग निकली। यहीं से सर्वाइवर्स को पता चला कि रिपोर्टर ओलिविया ही स्टेपिंग मैन है। काजुना गुस्से में था क्योंकि उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वो खुद ही आर्टिकल्स लिख रही थी। फिर रेना की माँ सर्वाइवर से मिली और निक नर्वस हुआ क्योंकि वो एक फेमस एडवेंचरस थी। रेना ने अपनी माँ से कहा कि वो जेम की अप्रेंटिस बनना चाहती है। जेम ने समझाया कि वो अंडरएज लड़कियों के साथ नहीं रह सकता क्योंकि उसे हमेशा डर लगता है। रेना को उसके पास्ट के बारे में पता चला कि उसे जेल में डालने वाली भी एक लड़की थी जिसने उसे धोखा दिया था। उसके बाद एडा ने सर्वाइवर्स को एडवाइस दी कि स्टेपिंग मैन को पकड़ने का आइडिया छोड़ दो क्योंकि वो बहुत डेंजरस है, लेकिन वो लोग बच्चों की किडनैपिंग को इग्नोर नहीं कर सकते थे। निक ने आडा से मदद मांगी। उसने उन्हें इन्फॉर्मेशन दी और बताया कि स्टेपिंग मैन को हराने के लिए उन्हें क्या चाहिए। उसने एक मैजिक लाइटर दिखाया और सर्वाइवर्स में सबसे टैलेंटेड खोजने की कोशिश की। उसने पाया कि निक में नई मैजिक स्किल सीखने की बहुत पोटेंशियल है और उसने उसे ट्रेन करने का डिसीजन लिया। अगले दिन निक ने ट्रेनिंग शुरू की। रात होते ही स्टेपिंग मैन ने एक और लड़की किडनैप करने की कोशिश की, लेकिन सर्वाइवर्स टाइम पर पहुंच गए। उन्होंने लड़की को बचा लिया, लेकिन स्टेपिंग मैन के पास एक आर्टिफैक्ट था जिसने उसकी असली पहचान छुपा दी थी। वो भाग निकला। निक कंफ्यूज था कि क्या स्टेपिंग मैन वाकई में ओलिविया है। फिर निक जेल में लियोन से मिलने गया और उससे पूछा कि क्या उसके पास ऐसा कोई आर्टिफैक्ट का जानकारी है जो आइडेंटिटी छुपा सके। लियोन ने बताया कि ऐसा आर्टिफैक्ट है, लेकिन उसकी पावर तभी फेयर होती है जब सामने वाला उसकी आइडेंटिटी जान ले। अगली सुबह निक ने फिर ट्रेनिंग की और उसे अपने चाइल्डहुड के मार्शल आर्ट्स ट्रेनिंग याद आए। उसने हार नहीं मानी और जीत हासिल की। प्रेजेंट में निक ने आखिरकार अपनी ट्रेनिंग मास्टर कर ली और अब वो स्टेपिंग मैन से फाइट करने के लिए तैयार था। उनके फ्रेंड्स को एक क्लू मिला और वो उस आदमी के पास पहुंचे जिसके पास स्टेपिंग मैन की जानकारी थी। तभी निक पर ओलिविया ने अटैक कर दिया। फॉग के कारण वो एक दूसरे को देख नहीं पा रहे थे। ओलिविया को लगा निक ही स्टेपिंग मैन है और निक को लगा कि ओलिविया ही है। दोनों में फाइट हुई। जब निक ने अपनी नई सीखी स्किल्स का इस्तेमाल किया तो ओलिविया को पक्का यकीन हो गया कि वही स्टेपिंग मैन है। निक ने जोर से ओलिविया का नाम पुकारा, जिससे स्टेपिंग मैन का आर्टिफैक्ट काम करना बंद कर दिया।
तभी ओलिविया को एहसास हुआ कि सामने निक है। फॉग क्लियर हो गई और उसने समझाया कि ये सिर्फ एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी, क्योंकि कई लोग स्टेपिंग मैन कहे जाते हैं। फिर ओलिविया ने उन्हें बताया कि वो स्टेपिंग मैन नहीं है जिसे वो लोग ढूंढ रहे हैं। अचानक उसने डैमेज रिपेयर कर दिया और निक ने कहा कि उसकी एबिलिटीज बहुत सस्पिशियस है। ओलिविया ने टॉपिक बदलने की कोशिश की, लेकिन काजुना ने पता लगा लिया कि ओलिविया एक एंशिएंट विच है। फिर ओलिविया ने सजेस्ट किया कि वो लोग मिलकर असली स्टेपिंग मैन को ढूंढे। इसके बाद ओलिविया और सर्वाइवर्स ने एक लड़की की डेड बॉडी एग्जामिन की, लेकिन उसकी आइडेंटिटी पता नहीं चल पाई। ओलिविया को कॉर्प्स में कुछ अजीब लगा और उन्होंने डिस्कवर किया कि बॉडीज के संपाद वहाँ इल्यूजन किंग्स जूअल नाम के आर्टिफैक्ट का फ्रेगमेंट है जिसे स्टेपिंग मैन इस्तेमाल कर रहा था। इससे ये कंफर्म हुआ कि लड़की की मौत के पीछे स्टेपिंग मैन ही है। फिर ओलिविया और क्लूज ढूंढने गई और इस दौरान जेम ने गेस लगाया कि असली स्टेपिंग मैन कौन हो सकता है। रात को निक ने स्टेपिंग मैन को ट्रैक किया और उसके साथ फाइट की। निक ने कहा कि उसके एकेडमिक पेपर्स ने उसकी ट्रू आइडेंटिटी रिवील कर दी है। निक ने मौका पाकर उसका नाम पुकारा, नालगावा। निक उसकी पावर डीएक्टिवेट करने में सफल रहा क्योंकि उसने उसका नाम लिया और उसका आर्टिफैक्ट जूल ऑफ द इल्यूजन किंग डिसेबल हो गया। निक ने कहा कि जेम को भी उसकी ट्रू आइडेंटिटी और उसका मकसद पता चल चुका है कि वो स्लम्स के बच्चों को टेस्ट सब्जेक्ट्स की तरह क्यों यूज कर रहा था। इसके बाद निक ने नालगावा पर अटैक किया और रूफ टूट गया। नालगावा चारों तरफ से सर्वाइवर्स द्वारा घिर गया। तब नालगावा ने बताया कि वो बच्चों को किडनैप क्यों करता था। उसकी छोटी बेटी येलो डीमन सिकनेस से मर गई थी। हमें पता चला कि येलो डीमन सिकनेस ज्यादातर सेक्सुअल कांटेक्ट से फैलती है। नालगावा की बेटी एक घायल इंसान की मदद करना चाहती थी और उसके खून से इन्फेक्ट हो गई। उसकी बेटी को लोग गलत समझने लगे और अफवाहें फैल गईं कि उसने बहुत लोगों के साथ रिलेशन बनाए। ये फर्जी अफवाहें सुनकर नालगावा गुस्से में आ गया क्योंकि उसकी मौत के बाद भी लोग उसे बदनाम कर रहे थे। इसीलिए नालगावा ने सोचा कि वो इस बीमारी का इलाज बनाएगा और इसके लिए उसने कई बच्चों को किडनैप किया और उन पर एक्सपेरिमेंट्स किए। जेम ने ये बातें सुनी और प्रीस्ट के लिए दुखी हुआ, लेकिन उसने कहा कि फिर भी बच्चों को मारना गलत है। जेम ने कहा कि उन्होंने हाल ही में एक लड़की की बॉडी उसके पेरेंट्स को वापस दी है और वो भी उतने ही दुखी थे जितने नालगावा जब उसकी बेटी मरी थी। जेम के शब्द सुनकर नालगावा शर्मिंदा हो गया और उसे एहसास हुआ कि वो भी विक्टिम्स के पेरेंट्स को वही दर्द दे रहा है। जेम ने कहा कि एक प्रीस्ट होने के नाते भी वो अच्छे काम कर सकता है और उसकी बेटी भी चाहती कि वो बीमार लोगों की मदद करे। तभी काजुना को एक पावरफुल ऑरा फील हुई और एक दुश्मन ने नालगावा को लेजर बीम से मार दिया। वो दुश्मन एक इंटेलिजेंट आर्टिफैक्ट था जिसका नाम था व्हाइट मास्क। वो नालगावा को इसीलिए मारना चाहता था क्योंकि वो एक इविल ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बन चुका था। व्हाइट मास्क सर्वाइवर्स को भी मारना चाहता था। करण और टियाना ने अटैक करने की कोशिश की, लेकिन उसने उन्हें तुरंत डिसेबल कर दिया। जेम ने नालगावा को हील करने की कोशिश की, लेकिन उसे नाइफ कहा गया क्योंकि उसके दोस्त खतरे में थे। नालगावा ने कहा कि पहले अपने दोस्तों को बचाओ वरना वो मर जाएंगे। निक ने यूनियन इस्तेमाल करने का सोचा और सब दोस्तों ने जेम पर ट्रस्ट किया। इस बीच ओलिविया ने टाइम खरीदने की कोशिश की ताकि फ्यूजन हो सके। फिर निक और जेम ने मिलकर एक स्ट्रॉन्ग वॉरियर का रूप ले लिया। ओलिविया ने नोटिस किया कि व्हाइट मास्क बहुत डेंजरस है और उसने उसका मास्क टारगेट करके अटैक किया। फिर भी उसने ज्यादा टाइम खरीदने की कोशिश की। फिर निक प्लस जेम फ्यूजन वॉरियर ने व्हाइट मास्क पर स्पीड अटैक किया। ओलिविया को मैजिक फील्ड में कैद कर दिया गया था जहां ग्रेविटी उसे मारने के लिए बहुत तेज हो रही थी। फ्यूजन वॉरियर ने ओलिविया को बचाने की कोशिश की, लेकिन व्हाइट मास्क ने रोका। अचानक ओलिविया ने पूरी ताकत लगाकर ग्रेविटी फील्ड तोड़ दिया। फिर उसने दुश्मन को डिस्ट्रैक्ट किया और काजुना ने लगभग व्हाइट मास्क को डिस्ट्रॉय कर दिया। व्हाइट मास्क खतरे से भाग गया और एक बड़ी ब्लास्ट की। सर्वाइवर्स बेहोश हो गए और नालगावा के शरीर में एक डेंजरस ट्रैप प्लांट हो गया। नालगावा ने कहा कि उसे मरने दो क्योंकि बिल्डिंग गिरने वाली है। जेम ने उसकी पीड़ा को कम करने के लिए मैजिक यूज किया। नालगावा ने सबको गुड बाय कहा और मर गया। जेम सैड था कि वो उसे बचा नहीं पाया, लेकिन उसके दोस्तों ने उसे हिम्मत दी कि उसने पूरी कोशिश की। इस तरह स्टेपिंग मैन केस क्लोज हुआ, लेकिन तभी ओलिविया ने कहा कि खतरा अभी खत्म नहीं हुआ है और निक ने उसकी रियल आइडेंटिटी जाननी चाहिए। ओलिविया ने बताया कि वो काजुना की तरह एक इंटेलिजेंट स्वॉर्ड है और अब वो सर्वाइवर्स की मेंबर बन गई। स्टेपिंग मैन की लड़ाई के बाद सर्वाइवर्स ने फिर से ह्यूमैनिटी पर शक करना शुरू किया। निक ने अपने चाइल्डहुड एक्सीडेंट को याद किया। उसके प्रोवी की लड़ाई के बाद, देही की लड़ाई के बाद पेरेंट्स बैंडिट्स द्वारा मारे गए थे और एग्रिस ने उसे बड़ा किया और एडवेंचर की जिंदगी सिखाई। अब निक अपने पास्ट से आगे बढ़ना चाहता था, लेकिन ह्यूमंस पर भरोसा पूरी तरह से नहीं कर पाया। अचानक बारिश में आइडल एगेट उसके अपार्टमेंट के सामने आई और दोनों थोड़ी देर बात करने लगे। जेम ने स्लम्स में डॉक्टर नालगावा के पेशेंट्स का इलाज जारी रखा। टियाना अपनी हॉबी गैम्बलिंग में व्यस्त थी, लेकिन ट्रस्ट इश्यूज को पूरी तरह से नहीं भुला पाई।
सभी सर्वाइवर्स गिल्ड हाउस में मिले। सब ठीक थे, लेकिन करण अभी भी अपने पास्ट और पुराने एडवेंचर ग्रुप के धोखे को याद कर रही थी। उसने एक स्कैमर को पकड़कर एक लड़की को बचाया। फिर ओलिविया ने बताया कि लेजेंडरी डीमन किंग जल्द ही रेसरेक्ट होगा और वो ब्लैक मार्केट ढूंढ रही थी जहां नागावा का मैजिक आइटम हो सकता है। करण और सर्वाइवर्स ने तय किया कि अब उनका अगला गोल डीमन किंग को ढूंढना और हराना होगा।